नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ युवा मंच के इस खास एपिसोड में। आज की चर्चा का विषय है डिजिटल डिवाइड एंड लर्निंग गैप। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार केवल 43.6% विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन तक पहुँच है एवं 67.3% छात्रों तक लर्निंग मटेरियल व्हाट्सएप के जरिए पहुँचता है। डिजिटल डिवाइस और कनेक्टिविटी, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान प्रोफेसर सुषमा यादव जी, मेंबर ऑफ यूजीसी एंड वाइस चांसलर भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय हरियाणा से। हमारे दूसरे गेस्ट हैं कल्याण कुमार के, एकेडमिक रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लेबर एंड पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ यूके। हमारी तीसरी खास मेहमान है गिरिजा डहरिया जी, जो जमीनी स्तर पर 1 दशक से भी ज़्यादा वर्षों से आंगनवाड़ी टीचर के रूप में कार्यरत हैं। मैं आप सभी मेहमानों का फिर से स्वागत करना चाहूँगी। एंड प्रोफेसर, मैं आपसे शुरुआत करते हुए ये जानना चाहूँगी कि आप डिजिटल डिवाइड के बारे में क्या राय रखती हैं? प्रियंका जी, भारत में डिजिटल डिवाइड तो है। डिजिटल डिवाइड तो वैसे पूरे विश्व में है, लेकिन भारत में ये और ज्यादा भी है क्योंकि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग गांवों में बसता है और इसका एहसास मुझे आजकल और अधिक हो रहा है। मैं सदा दिल्ली में रही और वहीं पली बड़ी, तब तक शायद इसका उतना अनुमान मुझे नहीं था, लेकिन अब यहाँ जब मैं एक महिला विश्वविद्यालय की कुलगुरु हूँ, वही कुलपति हूँ, और ये महिला विश्वविद्यालय एकदम एक गांव में बना हुआ है और मेरे पास जो मेरी छात्राएं हैं वो बहुत सारे ग्रामीण इलाकों से आती हैं। मेरे एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो भी बहुत ग्रामीण इलाकों की बच्चियों को केटर करते हैं। तो उनको यदि हम देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि डिजिटल डिवाइड है। और मैं एक उदाहरण देती हूँ, यूजीसी भी ये जानती है, हम लोग यूजीसी में भी इससे अवगत हैं, परंतु जब हम जमीन पर किसी गांव में दूर दराज के क्षेत्र में बैठते हैं तो हमें इसका अधिक पता चलता है। जैसे पिछली बार जब कोविड-19 प्रारंभ हुआ और हम सब लोग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग पर चले गए, तो पहली बार जब मैंने बैठक ली अपने डीन्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स की, तो मेरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी क्लास ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी तो बच्चियां गांवों से आती हैं और उनके तो 40% से ज्यादा वो अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि आप समझ सकते हो, जबकि ये गांव दिल्ली के बहुत पास है मेरा, और नहीं कर पाती है क्योंकि वो बोले कि अब आप एक परिवार इमेजिन कर लीजिए जिस परिवार में एक मोबाइल है और 4 या 5 प्राणी हैं। उन प्राणियों में सबसे पहला फिर अधिकार पिताजी का होगा, उसके बाद यदि भाई होगा तो उसका होगा, उसके बाद जाकर के बच्ची को पढ़ने के लिए मोबाइल मिलेगा। प्रायोरिटीज उसमें सेट होंगी, कौन उस समय रोजगार कर रहा है, किसका उस समय पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तो ये प्रायोरिटीज बहुत सारी आ जाती हैं। और जो रिपोर्ट्स आपने बताई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 33% के करीब तो है ही है। शायद जब हम लर्निंग और टीचिंग की बात करते हैं तो ये डिवाइड उससे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मान ली कि पहले एक्सेस होना या मशीन की एक्सेस होना, उसके बाद नेटवर्क की एक्सेस होना, फिर उन दोनों के साथ उस डिजिटल मशीन यूज करना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, सिस्टम जो भी हो, उसका स्वामित्व होना और ये सारी चीजें मिलना, तो बहुत बड़ी संख्या अभी इनसे वंचित भारत में है। विश्व के आंकड़े इस समय मैं आपसे नहीं बांट सकती हूँ, परंतु डिजिटल डिवाइड इज अ रियलिटी, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। और बिल्कुल हमको क्लियर पता चलता है कि बहुत से बच्चे हैं, बहुत कठिनाई होती है उनको, और ये डिजिटल डिवाइड के साथ सोशल डिवाइड भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ सोशल डिवाइड है वहाँ डिजिटल डिवाइड भी है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन मशीनों का प्रयोग आम तौर पर नहीं कर पाता, और आप समझ सकते हैं मोबाइल होना अपने आप में टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत पर्याप्त नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज ए डेंजर टू द हेल्थ आल्सो इन लॉन्ग रन। जी कल्याण जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से ये डिजिटल डिवाइड शिक्षा में ही अलग-अलग स्तर में किस तरीके से फैला हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर, एंड मैं पूरा सहमत हूँ प्रोफेसर सुषमा यादव जी ने जो भी कहा है, पर मैं ये पहले ही बोलना चाहता हूँ कि मेरा ग्राउंड रियलिटी में एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी आंकड़ों और डेटा के साथ काम करता हूँ।
तो मेरा डेटा पर्सपेक्टिव और पॉलिसी पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ, and then I definitely rely on the practices of Girija ji and Professor Yadav. Definitely, digital divide से पहले भी है और बस अभी काफी फोकस में आ गई. I believe digital divide is a manifestation of सामाजिक, आर्थिक and rural divide. Digital divide is a way to understand the other inequalities that are there. The problem is much more than what I thought. Looking at NSSO data, apparently only 1 in 10 households have access to a computing device. Device laptop, yeah, computer, yeah, tablet, etc. Not mobile phone. And even within this, the picture is much more dark when you go to disadvantaged caste groups, like Professor has covered. I mean, shockingly, just within the rural areas, just less than 5% of SCs, STs, and Muslims have access to computing devices. So we can imagine the bulk of people being left out of learning because of the lack of access to devices. तो इसमें भी rural, as Professor Sushma Yadav said, device and then there is network, and both the device and network should come together. And then within the network as well, we have around only 15% of households in rural settings in India which have access to internet. Of course, this data is 2018-19 moved, but I'm still reasonably sure there is a substantial percentage which is outside the cover of it. So definitely, this is a high problem, and especially people attending public schools who come from a disadvantaged sections and rural background, it is quite a big thing for the policy to deal with. But having said that, this is not the first problem and the last problem we've had. We've had problems. There was a learning inequality before as well. So ऐसा कुछ नहीं कि अभी कुछ शुरू हो गया है. It's just that it's more emphasized now, which is a good thing. But I also see this as an opportunity to bridge. So मैम का व्यू हमने देख लिया और आपका इसी बात पे अब मैं गिरिजा जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने कार्य के बारे में बताएं और स्पेशली पैंडेमिक के समय आप अपने कार्य को कैसे पूरा कर रही हैं वो। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ युवा मंच की, जो कि मुझे बुलाया गया, छोटा सा मौका दिया गया कि मैं अपने एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स होती है मेरे बच्चों के साथ में, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता सकूं। तो धन्यवाद। तो हमारे आंगनवाड़ी में महिलाओं और बच्चों को विकास को लेकर के ये कार्यक्रम चलाया जाता है, जो नई शिक्षा नीति में भी ये 2020 से शामिल किया गया है। और इस पैंडेमिक के वजह से तो पेरेंट्स के जीवन में, बच्चों के जीवन में काफी गहरा असर प्रभाव पड़ा है और ये चीज देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे भी कई एक प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है जो भी हमारे करिकुलम के हिसाब से, तो वो हम बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए से, पेरेंट्स को, जैसे महिलाएं हैं उनसे मेरा मीटिंग्स होती है, तो वो सब व्हाट्सएप के जरिए से करना पड़ता है। तो उनके पास अब फैमिली में, जैसा कि मैम ने बताया कि है 5-6 मेंबर है एक फैमिली में, बट फोन एक ही है, तो अब पहला प्रायोरिटी उनको दिया जाता है जो घर से बाहर निकल के काम करते हैं। स्लम एरिया में आंगनवाड़ी होती है, वहाँ पे ज्यादातर जेंट्स हैं जो बाहर जाते हैं काम के लिए अपनी मजदूरी में, तो उनको फोन जरूरी होता है और मेरा काम होता है बच्चों से और महिलाओं से। तो मुझे भी प्रॉब्लम्स आता है कि मैं किस तरह से उनसे कनेक्ट हूँ, या वो फोन ही वो लेके चले गए हैं तो उनसे मैं अपनी बातें कैसे उन तक पहुंचाऊं, क्योंकि हमारी एक्टिविटी होती है वो भेजना पड़ता है, तो उन्हें दिन भर में पता ही नहीं होता कि बच्चों के पास क्लास के लिए क्या आया है क्या नहीं आया है। अब हम ऐसे प्रैक्टिकली क्लास लेते थे तो बच्चों के साथ बैठ के ग्रुपिंग में, खेल खेल में छोटी छोटी सी चीजों को दिखा के, छोटी छोटी मूवमेंट करा के उनको हर चीज के बारे में, बिहेवियर के बारे में, साफ सफाई के बारे में, हर चीज के बारे में हम नॉलेज देते थे बच्चों को। वो चीजें वो बच्चे बहुत मिस करते हैं। अब वो व्हाट्सएप के जरिए कितना वो पढ़ लेगा बच्चा। हाँ, अगर इसके एक पहलू और हम देखते हैं कि यूट्यूब के जरिए से उनको कुछ कविता है, पोयम्स है, कहानियां हैं, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये मेरा
अनुभव किया हुआ बात है। जब भी मैं क्लास लेती, अगर उनको मैं कभी अपने मोबाइल फोन से दिखाती कोई भी कविता या पोयम, तो वो बच्चे बहुत खुश होते थे और बहुत एंजॉय करते थे। बट अब ऐसे कोविड की वजह से मुझे 15 दिन में पोषाहार के लिए या वैक्सीनेशन के लिए उनको जानकारी देना होता है। और प्री स्कूल सबसे ज़्यादा मायने रखता है बच्चों के लिए, क्योंकि हम प्री स्कूल लेते थे तो पास में बैठ के, सामने बैठ के उनको क्लास कराते तो उनको ज़्यादा ज्ञान होता था। मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास वापस से आती हूँ। मैम, जैसा कि गिरिजा जी ने बताया कि छोटे बच्चे हैं, उनके पास फ़ोन का एक्सेस नहीं है, महिलाएं हैं जिनके पास डेली जानकारी जानी चाहिए, बट फ़ोन उनके एक मेल मेंबर है उनके पास होता है। और जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल एजुकेशन है, उनका सोशल एंड इमोशनल लर्निंग होता है। ये लर्निंग जो हमारा सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, उसका क्या होगा? तो इस बारे में अपना राय रखेंगे? देखो, एक इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है और हमें वो सोचना भी चाहिए इस समय इसका विकल्प, क्योंकि पेंडेमिक से हम कोई और तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तैयार ही होना पड़ेगा। बाहर निकाल कर तो वो फैलेगा, महामारी बन रही है जैसे, तो अब घर में करना पड़ेगा। उसका एक ऑल्टरनेटिव तो ये हो सकता है कि परिवार के सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। एक सोशल इमोशनल वेलबींग मात्र लर्निंग से नहीं आती है, वो being together, playing together, the elders have to become like child, बच्चों की तरह उनसे खेल लें, बच्चों की तरह कहानियां सुना दें। पहले भी तो दादा दादी नाना नानी ऐसी ही कहानियां सुना सुना कर उनको बहुत कुछ सिखाते थे। तो ये एक समय है जब मम्मियों के पास तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है अब, क्योंकि इफ दे आर वर्किंग, से कम कर लें कि जो हमारे पास है, चाहे वो लर्निंग है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो विजडम है, ये अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान, प्रतिभा, विकास, बुद्धि, ये सब के सब अलग चीजें हैं और ये हर एक के पास कुछ ना कुछ होते हैं। नहीं तो हुनर भी एक बहुत बड़ी कौशल या कला है, वो जो हमारे पास है बच्चों को वो सिखाना शुरू करें। और उस उम्र में खेलते खेलते यदि बच्चों को सिखा देंगे, देखिए आंगनवाड़ियों की जरूरत क्यों पड़ी थी। ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माता पिता काम पर जाते हैं, घर पर कोई उनकी देखभाल के लिए नहीं होता है, तो वो कहाँ जाएं? स्कूल अभी उनसे दूर है तो आंगनवाड़ियां बनाएंगी। लेकिन इस समय चिंता का विषय भी है, क्योंकि उनके बच्चे जिनके आंगनवाड़ी में पढ़ते थे ग्रामीण समुदाय को छोड़ दें, तो अगर शहर वाली बात करें, वो माता पिता अब भी काम पर जा रहे हैं, क्योंकि इसेंशियल सर्विसेज कहीं भी बंद नहीं हुई है। उन बच्चों के लिए अवश्य सोचना पड़ेगा। और एक मेरे मन में विचार आ रहा है, ये मैंने सोचा भी है इस पर। आई थिंक ऑल ऑफ अस हु आर एजुकेटेड एंड आर इन नियर विसिनिटी, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ एक दो बच्चा जो हमारे आसपास है और स्वस्थ है, उसको हम एक तरह से अपने साथ शामिल करें और सुबह शाम जब अवसर मिले दूरी भी सिखाएं, दूरी कायम भी रखें, लेकिन कहानी के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, जैसे हो सके। और भी कुछ नहीं तो जो घर में सामान होता है उससे हम कैसे क्या बना सकते हैं, उसको एक लेबोरेटरी बना लें, प्रयोगशाला बना लें। छोटे बच्चे इस प्रकार से यदि आसपास सीख लेंगे अपने आसपास कि किस प्रकार से हम गार्डनिंग कर सकते हैं, किचन की चीजों को किस तरह से यूज कर सकते हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट वही होते हैं। दैट इज वन गुड वे। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को मशीनों से आप एक लिमिटेड, जैसा अभी विजया जी ने कहा, बहुत लिमिटेड लेवल तक और लिमिटेड समय तक आप पढ़ा सकते हैं। फिर बच्चा प्ले में चला जाता है, अगर उसके पास मशीन है तो उसको तो सबसे आसान काम लग रहा है ना कि अपना गेम खेल ले वो। और गेम ऐसे हैं जिनमें जरूरी नहीं वो सीखे कुछ भी, लेकिन गेम्स हैं उसमें उसको हाई मिलता है या थ्रिल मिलता है, जो भी है। आई थिंक वहां से बचाने के लिए हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, छोटे छोटे वहीं पर समूह बना लें जो हेल्दी हैं, मास्क भी लगा लें, वो भी खेल खेल में बहुत कुछ फिर भी सीख जाएं। जैसे मतलब गिरिजा जी का आंगनवाड़ी का एक्सपेरिमेंट है, और शिक्षा नीति 2020 इस तरह की बात भी करती है कि आने वाले वर्षों में गांवों में जो पंचायत घर हैं या इस प्रकार की कॉमन कम्युनिटी हॉल्स हैं शहरों में, उनको सामाजिक चेतना केंद्र बनाया जाए, वहां बुक्स रखी जाएं, वहां कुछ खिलौने रखे जाएं, ताकि वो बच्चे जिन्हें घरों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको वहां पर मशीन भी मिले, जो डिजिटल मशीन्स हैं वो भी मिले,
और किताबें भी मिले और खेल का सामान भी मिले। छोटे बच्चों के लिए खेल का सामान होगा और कोई उन्हें कहानी सुना दे तो देखो बच्चे कैसे आसानी से खेल खेल में बहुत कुछ अच्छा ज्ञान सीख सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद आपके व्यू की। हम सब मिलकर यदि सोचेंगे ना तो उनके आसपास भी कोई खुली जगह तो होती है, घरों में तो नहीं होती है, जानती हूँ मैं भी, बड़ा कठिन है वो, तो सही बात है। लेकिन अगर सारा समाज सोचेगा ना, जैसे ही गांव सोचने लगता है, अलगाव खत्म करें। इस समय महामारी के समय में ये देखें आप, क्योंकि डिस्टेंसिंग तो हम कर रहे हैं फिजिकल, लेकिन इस समय हमें आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करनी है। तो इन बच्चों के लिए यदि सब सोचेंगे तो आसपास ऐसे स्थान खोजें जहाँ जी कल्याण जी, इस बारे में अगर आप अपनी राय रखना चाहें। एक क्वेश्चन मैं जोड़ना चाहूंगी। जिस तरीके से डिजिटल डिवाइड बढ़ती जा रही है, लर्निंग गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। तो अभी पैंडमिक के टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इसके लिए हमें किस तरीके के ऑल्टरनेटिव के साथ आगे आना चाहिए, बताइए। जैसे कि गिरिजा जी ने बताई और प्रोफेसर मैम ने बताई, एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल में क्या हेल्प हो सकता है। तो मैं एक और नज़रिया इसको ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग दी जाती है कि सिस्टमिक लेवल पे थिंक करें। तो आई कीप हियरिंग, ये सुनने में, डिजिटल लर्निंग कैन नॉट रिप्लेस फिजिकल लर्निंग। मैं सहमत हूँ, पर उसको और एक नज़रिया ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि फिजिकल लर्निंग ऑल्सो कैन नॉट रिप्लेस डिजिटल लर्निंग। तो ये है कि डिजिटल डिवाइड लर्निंग डिवाइड में कन्वर्ट हो, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं एट अ पॉलिसी लेवल। अभी गिरिजा जी ने बताई थी कि हम यूट्यूब के साथ पोएम और ये सब सुनने को मिलता है। सो आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज दैट सोशो इमोशनल स्किल्स आर नेसेसरी, पर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया में हमारा कॉग्निटिव स्किल्स है वो भी काफी लो है। तो इसमें डिजिटल पोटेंशियल का हम एक्चुअली अच्छे से टैप करने का मौका है। सो इट, बट आई बिलीव दैट digital can also open up some doors, like people in rural Bihar or rural Jharkhand can have access to lectures that are happening in Oxford, Cambridge, or Harvard. So definitely digital is not an enemy, but it has a great potential to in fact bridge the gap that is being manifested through different social economic inequalities. I also believe that if you actually invest more in digital technologies, you can also bridge the gap that is being caused by other inequalities, as I said before. So एंड ऑल्सो ये भी एक बात है कि हमारे यहाँ सिस्टमिक लेवल में थोड़ा अकाउंटेबिलिटी और टीचर एब्सेंटिज्म का प्रॉब्लम है। ये भी कुछ एक्सटेंट तक डिजिटल लर्निंग में ये सब कवर हो सकते हैं, और वी कैन एक्चुअली यूज दिस एज अ potential to improve outcomes. So definitely, of course, there are complaints, and at a systemic level, we have to invest heavily in digital infrastructure. पर ये अगर हम डिजिटल की तौर में गए हैं तो हम डार्क फ्यूचर की तरह जा रहे हैं। पर इसका ये भी हो सकता है कि हम और अच्छे इक्विटेबल सोसाइटी पहुंच सकते हैं कि, एंड दिस प्रॉब्लम एज प्रोफेसर हैज सेड नॉट इन India alone. I mean, even in United States of America, rural America doesn't have access to internet. A lot of places in rural America. So I would definitely more emphasize on the solution part to invest heavily in digital infrastructure, and in fact also encourage thinking about it as a potential of reaching equality, but not as a cause of perpetuating inequality. Girija ji, may I respond to this? Yes, ma'am. Please go ahead. And I think that's a very good policy recommendation, and I think the system is working on it, because we at UGC have already said digital learning must be promoted, online learning must be promoted, but it must be remembered. And why I'm saying so? Because at this juncture, our students do not like online learning, but like online examination. You can understand why. And when I shared it with our IIT directors and professors of IT at eminent institutions, they said this problem is persisting everywhere, right? So we are groping, and I look forward to your suggestions and youngsters who are listening to me here, their suggestions as to how do we monitor online examinations and online learning
in a situation like India's, and of course, the width and length and breadth of the country, बात है, क्योंकि डिजिटल कहीं कहीं ये बात सच है, वो डिवाइड दूर कर देता है, because I can have access to almost the best which is available online, and if I wish to, and if I really want to, and if I know about it, तीनों चीजें इसमें चाहिए। और दूसरी तरफ वो भी हैं कि जो बच्चे वो नहीं जानते हैं, धीरे धीरे वो भी जान जाते हैं, so they can also do it. So ultimately, yeah, that's what we think at UGC also, that digital learning, online studies will ultimately go to bridge the divides which exist now because of the problem of accessibility. Yeah. Accessibility and approach. So that surely remains, that's the golden side of this, and we must look at the golden side. But the flip side is that we have to increase it. We have to make it available. We have to make it accessible. And if we are able to do it, I think we can surely look forward to. कल्याण, एक बात और कहूंगी, मेरा बेसिक डिसिप्लिन पब्लिक पॉलिसी ही है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो तुम पॉलिसी आउटकम्स या पॉलिसी ऑप्शंस बता रहे हो, और हम उनको अवश्य ही प्रयोग भी करेंगे अपने नीति निर्माण में भी, और अपने आगे की चिंतन में भी, किस प्रकार से प्लान करें, नियोजन करें, सोचें उसके बारे में। नहीं, हम पूरी सहमत है प्रोफेसर जी, और ये सुन के भी अच्छा है कि यूजीसी एंड ऑल आर टैकलिंग दिस। तो बस यही है कि मैं तो ये एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरह फिजिकल लर्निंग को रिप्लेस करें और सोशियो इकोनॉमिक इमोशनल स्किल्स को नेग्लेक्ट करें, नहीं, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कॉग्निटिव स्किल्स है। तो डेफिनेटली समवेयर हाइब्रिड बिटवीन ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल, एंड ये बात भी जानता हूँ कि any policy to have any impact, it's a decade's work. So to go away in next 2, 3, 5, 10 years. पर हाँ, इस पर्सपेक्टिव को नजर रखते हुए कि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन खराबी है, but yes, just like nuclear energy, it has both potential of making a bomb or for civil purpose. तो बस ये मैं नजरिया ऐड करना चाहता हूँ। रिजा जी, आपको लाना चाहूंगी क्योंकि आपका जो एरिया है, मैंने आपसे बात की थी, आप बहुत ही जमीनी स्तर पे काम करती हैं, अंडर प्रिविलेज्ड समाज के साथ काम करती हैं। तो EWS के थ्रू जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था बड़े प्राइवेट स्कूल, EWS बच्चे पैंडेमिक के समय में कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हैं और कैसे, क्या सिचुएशन है? जी बताइए। जी नहीं, उनके पास फोन नहीं हो पाते हैं बच्चों के पास, यही प्रॉब्लम होता है उनको। उनके पेरेंट्स हमें बताते हैं, और वो फॉर्म भरे होते हैं अपना उसमें संस्कृति स्कूल के लिए। तो कई एक बारी जैसे उनका नाम आ गया उस लिस्ट में, तो वो हमारे पास आते हैं। कई एक मेरे आंगनवाड़ी के बच्चों का भी हुआ है, तो उनके लिए फॉर्म भरते हैं। मुझे स्पेशली उसके लिए लिख कर देना पड़ता है एप्लीकेशन कि हाँ, ये बच्चा मेरे पास है और इसका ये क्वालिटीज है, तो इनको प्लीज लिया जाए। ऐसे करके 10-12 बच्चों को तो मैंने अपने एरिया से उसमें एडमिशन दिलाया हुआ है संस्कृति स्कूल में। तो बच्चे लोग बताते हैं कि फोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इंटरनेट भी नहीं हो पाती, या एक ही फोन है, वही मैं बताई, वो पापा लेके चले गए हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही, तो उसमें उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हाँ, अगर घर में है पापा जी और फोन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को देंगे और फिर उससे वो क्लास लेते हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही फायदा नहीं है, इसका फायदा भी है कि जो चीजें हम कितना मशक्कत से जाते थे, वहां मिल के बातें करते थे, तब जाके होता है, व्हाट्सएप के जरिए उन तक पहुंचाते हैं और उसमें सफल भी होते हैं कि वह ये करिकुलम में भेजा गया है, ये एक्टिविटीज करानी है, मम्मियों के पास भेजेंगे तो वो फिर उनको समझाते हैं, तो वो फिर बच्चों को कराते हैं। तो फिर जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं पूछती हूँ कि आपने ये वाला कराए थे? तो जो पढ़ी लिखी मदर है वो तो बताती है कि हाँ जी मैम, हमने ये चीज बच्चों को कराया है। ऐसे ही हमारे करिकुलम में भी आता है, हर रोज का प्रोग्राम आता है कि इनको बच्चों के पास भेजो, तो वो चीजें हम व्हाट्सएप के द्वारा उनके मदर के पास भेजते हैं और फिर वो करते हैं। और एक होता है साधारण फोन के लिए, तो वो साधारण फोन के लिए मैसेज कर देते हैं, बट उनके पास अगर फोन नहीं हो पाता, वो भी छोटा वाला फोन भी नहीं हो पाता,
तो हम उनको फोन करके समझाते हैं, उनकी मदर को तो विकास करना है, कैसे भी करके करना है। तो इस तरह से उनको शिक्षा देते हैं और वो जरूर मानते हैं। जी, ये बताया कि ठीक है, बड़े बच्चे हैं जिन्हें नॉलेज है वो अपने छोटे भाई बहनों का मदद करते हैं, सो इट इज़ लर्निंग सपोर्ट जो उन्हें घर में मिल रहा है। बहुत अच्छा है कि शहरी इलाकों में मिल रहा है, बट क्या इस तरीके की लर्निंग सपोर्ट हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है? उस पे प्रकाश डालना चाहेंगी तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। देखिए, गाँवों में भी अब बच्चे पढ़ तो रहे ही हैं, है ना? तो वहाँ भी बहन-भाई बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं। आस-पड़ोस में बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं। सो उनसे वो सपोर्ट तो मिलती है और एक युवा मन जो होता है ना, ये युवा मंच है। युवा मन जो होता है, वो इतने उत्साह से भरा होता है, वो चाहता भी है कि जो सीखा है उसे बाँटे। तो यदि उस भाव का हम लाभ उठाएँ, तो अवश्य ही ये गाँव में भी देखने को मिलता है और गाँव में होता भी है, जिसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं, फिर एल्डर ग्रुप कहते हैं, वो है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान रखते हुए शायद जो बात की है कि हर यूनिवर्सिटी अपने पड़ोस के 5 गाँवों को एडॉप्ट करे, कम से कम 5 गाँवों को एडॉप्ट करे। उन्नत भारत अभियान का भी ये हिस्सा है। और तो ऐसी यूनिवर्सिटी थी तो सेंटर फॉर सोसाइटी यूनिवर्सिटी इंटरफेस एंड रिसर्च, ये सेंटर हमको मिला हुआ है। इसी तरह के सेंटर्स और भी बहुत से विश्वविद्यालय में दिए गए होंगे, इसमें ज़रूर दिए गए हैं। उनका रोल भी यही है। सोशल वर्क डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर सोसाइटी यूनिवर्सिटी इंटरफेस एंड रिसर्च एंड नव उन्नत भारत अभियान और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमको मंत्र दिया है और उसके आधार पर विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, वो सब के सब इसी ब्रिजिंग, इसी गैप को भरने वाली तरीके हैं या उस तरह की विधियां हैं। एनआईटीज हैं, वो अपने बच्चों को ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि उनमें से कितनों ने जाकर गांवों में काम किया, कितनों ने जाकर अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस के साथ काम किया, ये भी उनके इवैल्यूएशन का एक हिस्सा बन रहा है। क्षेत्रों में एनआईटीज, आईआईटीज, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबके सब मिलकर किस प्रकार से अपने आसपास में जो भी अंडर प्रिविलेज्ड वंचित वर्ग है, जो भी ऐसा वर्ग है जिसके पास अभी एक्सेस नहीं है, उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अवार्ड उसी के आधार पर है और इस तरह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारी लीलावतियां उनमें छिपी हो सकती हैं जो एमिनेंट मैथमेटिशियन बन सकती हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट बन सकती हैं, एमिनेंट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बन सकती हैं, मीडिया पर्सन्स बन सकती हैं, वो उसमें से निकल के आएंगी। क्योंकि ये सब जो है ये बच्चे में प्रतिभा छिपी होती है, तो वो युवा देखेंगे और जिस प्रकार से सुपर 30 बिहार में चलाया है आनंद जी ने, उसी प्रकार से मैं समझती हूँ बहुत सारे सुपर 30 चलने चाहिए और वो आंगनवाड़ी के लेवल से चलने चाहिए ताकि ऐसे सब बच्चों को हम पढ़ा भी सकें और प्रोत्साहन। ऑडियंस है, जो दर्शक है वो युवा ही है, तो आई होप और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो कि आपने बताया उसे अमल करें, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, हम सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। मैडम, क्या हम कोई जैसे कि पैंडेमिक की बात हो रही है और लैक ऑफ लर्निंग या लर्निंग गैप की बात हो रही है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई शॉर्ट term type of new curriculum to bridge this gap? वो जरूर आएगा प्रियंका जी। आई थिंक सीबीएसई इज आल्सो वर्किंग ऑन दिस एंड यूजीसी इज आल्सो वर्किंग ऑन दिस और हमें ऐसा करना भी पड़ेगा क्योंकि मैं और सभी बुद्धिमान लोग ये मानते हैं कि पेंडेमिक के समय हमें अवश्य ही अपने करिकुलम को, अपनी अप्रोच को, अपनी दृष्टि को, अपने काम करने के तरीके को बदलना चाहिए। इस समय हमारे सामने प्रायोरिटी है जीवन को बचाने की। हो सकता है इसमें से नई लर्निंग टेक्निक्स भी निकले, नया ज्ञान भी निकले, नया चिंतन भी निकले, सब कुछ निकले और क्योंकि वो युवा मन से जुड़ा होगा और वो बहुत सारे बंधनों में नहीं होगा, हो सकता है कुछ नया भी निकल कर आए। लेकिन सभी बोर्ड्स और सभी कमीशंस जो हायर एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, उसमें एआईसीटीई, यूजीसी, सीबीएसई, ये सब के सब ये प्रयास कर रहे हैं कि इस समय करिकुलम को थोड़ा सा रिफाइन कर दें या कम कर दें ताकि बच्चों पर बोझ नहीं बढ़े। एक्सपेरिमेंट्स हो जो बच्चे घर कर लें क्योंकि अब लैब नहीं हो पा रहे हैं और डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस और साथ ही साथ
जो वो स्वतः पढ़ सके, स्वतः कर सके, स्वयं कर सके, स्वयं पढ़ सके, उसको करिकुलम में ला करके करिकुलम को थोड़ा रिड्यूस करके बच्चों का बर्डन कम करें। जी, बहुत अच्छे। कल्याण जी, आप बहुत ही धैर्य के साथ सुन रहे थे ये सब। आप क्या, क्योंकि मैम हमारे पास हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और आप एज ए पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर, आप क्या एडवाइस या फिर क्या सजेशन देना चाहेंगे, या कुछ अगर आप राय रखना चाहेंगे तो प्लीज बताइए। एडवाइस तो मेरा उम्र या एक्सपीरियंस नहीं है कि ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ कि जैसा एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल ने कहा है कि मार्केट्स के अंदर ट्रस्ट की डेफिसिट है, गवर्नमेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी की डेफिसिट और सिविल सोसाइटी के अंदर स्केल अप करने की डेफिसिट। तो डेफिनेटली आई थिंक द बेस्ट गवर्नमेंट कुड डू इज टू क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ दीज टू कम टुगेदर और डेटा और एविडेंस के केयरफुल एनालिसिस के ऊपर ही पॉलिसी बनना चाहिए। एंड मुझे काफी उम्मीद है कि हम शॉर्ट टर्म पे तो हमको फोकस करना ही होगा, पर मेरा ये मानना है कि whatever you do, I think the fruits will come 10 साल के बाद और 20 साल के बाद। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को ध्यान रखते हुए एविडेंस और डेटा की इस्तेमाल करना। मैं समझती हूँ कि दोनों काम करने होंगे प्रियंका, हमको दोनों काम करने होंगे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी रखना होगा, लेकिन इस समय कुछ हमें शॉर्ट टर्म भी करने होंगे, बिकॉज देयर इज ए डेस्परेशन एंड देयर इज ए कंप्लीट, हम कह सकते हैं कि एक अवसाद भी है, विषाद भी है, आतंक भी है, दिमाग में, मस्तिष्क में असुरक्षा भी है। उन सबसे जूझने के लिए कुछ ऐसा भी होगा जो दिखाई दे, जो तुरंत कुछ कुछ सामने आए। अब उसमें प्लेटफॉर्म्स को इनको मिलाने की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की, और ऑफ कोर्स सरकार इन सबको जोड़ने का जो काम कर सकती है उसको करने की एक साथ आवश्यकता है। की वजह से सुनने में आया है कि न्यूज जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूल्स में एनरोलमेंट में कमी आई है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली अभी हमें पता, जब नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल होंगी तब पता चलेगा, बट ये सुनने में आ रहा है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से समाज में जो कई तरीके की सोशल एविल्स हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो इसके बारे में कल्याण जी आप कुछ बता। मैंने पहले कहा है कि ये सारा एक रिफ्लेक्शन है जो प्रिवेलिंग हिस्टोरिकल आर्थिक, सामाजिक और ज्योग्राफिकल डिवाइड से ड्राइवर्स है। तो अभी एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट्स का फ्लक्चुएशन तो एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि जब ऑनलाइन में गए हैं वी वर कॉट अनप्रिपेयर्ड लाइक लॉट ऑफ अदर सोसाइटीज। ऐसा नहीं है कि ये भारत का यूनिक प्रॉब्लम है, पर व्यू है कि हम शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा मतलब जैसे कि इतिहास देखा जाए तो इन सब चीजों में काफी समय लगता है। तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं हम कि वी स्ट्रेंथन द पॉलिसीज एंड स्ट्रेंथन सोशल वेलफेयर, ताकि एज यू गो अहेड ये मजबूत होता रहे। देखो, मैं इस पे ऐड करना चाहती हूँ प्रियंका जी। कल्याण तो दूर बैठे हैं ना, तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव भी बताएंगे। मैं बताती हूँ ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, एनरोलमेंट कम क्यों हो रहे हैं। आप अगर देखेंगे, देखिए शहरों से माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हुआ है, वापस जब काम खत्म हो गया तो वो अपने गांवों की तरफ चले गए हैं, उनके साथ भी बच्चे हैं। नेचुरली वो बच्चे अब नहीं है उन स्कूल्स में जहाँ थे, वो बाहर गए हैं। ऐसे लोग हैं जिनका काम समाज जो जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही काम शुरू होगा वो अपना कमाई शुरू करेंगे, फिर वो अपने बच्चों को फिर से उनकी, वैसे उनकी फीस लगती नहीं है सरकारी स्कूलों में। तो कल्याण यहाँ याद दिलाऊं, पब्लिक स्कूल्स यहाँ में कनोटेशन अलग रखते हैं। वेस्ट में पब्लिक स्कूल का मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पब्लिक स्कूल का मतलब अच्छा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। तो यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल्स कहते हैं, तो पब्लिक स्कूल्स में तो नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, लेकिन वो तभी जा पाएंगे क्योंकि बात सिर्फ फीस की नहीं है। अगर आपकी कमाई नहीं हो रही है तो आपके खाने पर, पहनने पर, खर्च करने पर, सब पर असर पड़ता है, तो वो असर भी पड़ रहा है। और तो अगर हम उनकी फीस माफ कर सकें जहां लगती है वहां, और बाकी जगह पे जैसे फिर से जब वो आएंगे, फ्री थे ना, तो मिड डे मील वापस लौट आएंगे तो उनका एनरोलमेंट हो जाएगा। और यहाँ जो अभी अपने जॉब से बाहर हैं, वो जैसे ही कमाने लगेंगे
अपने बच्चों को वापस स्कूल में भेजना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ड्रॉप आउट्स रेगुलर से भी हैं और डिजिटल में जब आप, अगर आपके पास मशीन ही नहीं है तो आप कहाँ से एनरोल हो जाएंगे? ऑफ मल्टीपल रीजंस एंड मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स issues. But Yes. I'm sure the policy researchers are working on this. और ये अवश्य ही अपने शोध के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से ऐसे ऑप्शंस हमारे सामने रखेंगे, विकल्प रखेंगे जो फिजिबल भी हों, प्रैक्टिकेबल भी हों और अल्टीमेटली प्रोडक्टिव भी हों, रिजल्ट भी निकालें। क्योंकि हम चाहते तो हर पॉलिसी का एम तो यही होता है कि समस्या का समाधान हो सके, तो उस समस्याओं का हम समाधान भी करना है। कल्याण जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? No, I agree. I mean, so firstly, yeah, I was not sure because मैंने देखा नहीं कि डेटा की dropouts अगर अधिक ज़्यादा हो गया कि नहीं हुआ, ये मुझे पता नहीं है। पर definitely learning loss का तो हम predict कर सकते हैं कि काफी learning loss तो होगा ही। And about the issues, if there are potential dropouts, it could be largely because of migration. And fees ka I'm not sure how much important it is because the elite private schools are full of people who can afford to pay, but government schools are free and there are other majority who go into low fee private schools. आप दोनों को बोलना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इस बारे में बताइए, कंटिन्यू करिए। चाइल्ड लेबर तो बड़ा नेचुरल आउटकम होगा। केसेस हैव राइज। देखिए, भुखमरी का, जॉबलेसनेस का एक सीधा सा परिणाम ये होता है कि चाइल्ड लेबर में वृद्धि होती है, क्योंकि सर्वाइवल तो मानव जाति करती है ना, और उन बच्चों को भी खाना है, और खाने के बदले अगर कोई काम करवाएगा वो करेंगे, मजबूर होंगे, माता पिता भी मजबूर होंगे, वो भी मजबूर होंगे। ये बड़ा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन चाइल्ड मैरिजेस आई हैव येट टू कम अक्रॉस बिकॉज ऑफ दिस। हाँ कल्याण जी। Same. I don't know I mean, we don't know. Nobody yet knows the increase in child marriages. But I would suspect there is a possibility because they might need help or they less dowry or these kind of factors can push, but I'm not sure. Yeah, child labor has been a problem. But again, it depends on how we're doing up these kind of things. So शायद हम थोड़ा आगे जाके ही बता पाएंगे कि चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर में क्या असर पड़ा है। अभी बहुत मुश्किल है बताना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गिरिजा जी, तो आप अपने लास्ट कमेंट, मतलब इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगी? बताइए, कुछ विचार बताइए। दोनों चर्चाएं सुन के आप अपने विचार बताइए। हाँ, मैं जैसे कि बताया कि घरों में ही हम जो भी हमारे चीजें हैं उनसे हम, जैसे पुराने जमाने में दादी नानी का नुस्खा चलता था, वो कहानी के द्वारा, पोएम्स के द्वारा बच्चों को मोटिवेट करते थे, और ऐसे कहानी के द्वारा वो बोलते थे कि आंखों में बच्चों के झलक जाते थे, और फिर वो जीवन भर उस बच्चे को वो कहानी की याद होती थी कि हमारी नानी ने ये कहानी सुनाई थी, हमारी नानी बचपन में हमें ये सिखाई थी। तो ये बहुत बड़ी स्रोत है अभी के इस टाइम पे कि क्योंकि कोविड है और इसके वजह से हम ना तो बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं और ना ही हम स्वयं बड़े बाहर जाने के हक में रहते। तो अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चा है तो ठीक है, अगर आंगनवाड़ी में है वो तो वहां से ज्ञान ले ही रहा है जितना हो सकता है, टीचर नहीं जा पा रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि घर में मदर्स हैं, दादी माँ है, नानी माँ है, जो भी हैं, तो वही घर की चीजों से उनको कैसे भी करके पढ़ाए लिखाए, घर पे खिलाए कुदाए, वो खेल के द्वारा मेन इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए विदा लेना चाहूंगी। और अगर आप सभी को हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप देख रहे थे युवा मंच, सिर्फ भारत फर्स्ट।